बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, ये जो पूरी है। अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नया कायदा सीख रहे हैं। इसका नाम है कंडीशनल। कंडीशन कहते हैं शर्त को, तो कंडीशनल के मानी हो गए शर्तिया फिक्र। ये शर्तिया फिक्रे जो हैं ये प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, पास्ट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये तय हो, इसका मतलब है कि हमने हर जमाने में शर्त का जायजा लेना है कि शर्तिया फिक्रे कैसे काबू करना है। प्रेजेंट, इफ यू गो टू लाहौर बाय दिस बुक फॉर मी, ये प्रेजेंट है। इफ यू गो टू लाहौर बाय दिस बुक फॉर मी, इफ यू विल नहीं कहना। बात फ्यूचर की तरफ ही जा रही है, लेकिन विल लिखना नहीं है। अगर तुम लाहौर जाओ तो ये किताब मेरे लिए खरीद लेना। प्रेजेंट। पास्ट, ये जरा गौर से काबू करने वाला है। कंडीशन दरअसल पास्ट का जो सिलसिला है ये बहुत अहम है। बड़ी गलती करता है स्टूडेंट इसमें। इफ यू वर with us buy this book for me, with us we would not have lost this match. अगर तुम हमारे साथ होते, if you were, with us we would not have lost this match, तो हम ये मैच ना हार। ये देखो वर से बनाया गया है। तुम इसे सिंपल कह सकते हो, तुम इसे सिंपल ही समझ लो। ये हैड बीन जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा चॉइस है। अगर तुम चाहो तो हैड बीन से भी कर सकते हो, मैं बता दिया है। लेकिन अगर तुम देखो कि इफ के साथ जो है वो सिर्फ इज, एम, आर, वाज भर आया है, तो बेहतर है कि तुम उसे सिंपल में ही रहने दो, वारी रहने दो। हमें क्लियर? वो चॉइस है। लेकिन जहां पैसिव की बात हो रही होगी उस वक्त आप हैड भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल वर्ब होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। हर उधर हम चलते हैं। तो ये सादा एक तरह से फिक्रा है। सादा की शर्त माजी में नंबर 1, ये रही नंबर 1 सादा। Had you been here with us, would not have lost this match. अगर तुम हमारे साथ होते तो हम ये मैच ना हारते। दोबारा लिखा गया, if you had read this book,
अगर तुमने ये किताब पढ़ी होती, you could have passed this examination, तो तुम ये इम्तहान पास कर सकते थे। दूसरे हिस्से में वुड की बजाय कैन आया है। वुड आता तो तुम पास कर लेते, पास हो जाते। कैन आया तो मानी क्या बने, हो सकते थे। could have passed the examination if he had been abused। ये है पैसिव जो मैं कहा था, ये पैसिव है। if he had been abused, अगर उसे गाली दी गई होती, it would have been very bad, तो ये बहुत बुरी बात होती। would have, if I had this book, अगर ये किताब मेरे पास होती, could I not have passed this examination, तो क्या मैं ये इम्तहान पास नहीं कर सकता था? ये किताब पढ़ लेने के बाद पूछ रहा है, मैं पास ना हो जाता अगर मैं पढ़ लेता तो। अच्छा, ये दरअसल ये पोजीशन जो है, ये पहले फिक्र आया। इफ आई हैड ए गन, अगर मेरे पास बंदूक होती, दे वुड नॉट हैव अटैक्ड मी, तो वो मुझ पर हमला ना करते। वुड हैव इधर, इफ उधर। आपको इजाजत है कि अगर आप चाहें तो ये इफ वाला हिस्सा जो है ये बाद में लिख सकते हैं और ये वुड हैव वाला हिस्सा पहले लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसकी मशक कीजिए, इससे फिक्रा शुरू कीजिए और दूसरे हिस्से में वुड हैव, कुड हैव, मे हैव, जो भी लगाना है मानी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ आई हैड, दो हैड लगे, गौर करो, कहीं देखें दो हैड लगे हुए? नहीं। चलिए आप समझ लें, आ सकते हैं। इसमें यह होता है कि एक जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और दूसरा प्रिंसिपल बन जाता है। इफ यू हैड, इफ यू हैड, इफ आई हैड a gun, they would not have attacked me। देखो ये ऐसा नेगेटिव बन गया। जरूरी नहीं कि वुड हैव ही आए, नेगेटिव भी बन सकता है, लेकिन फिर तरीका वही है। पहला हेल्पिंग वर्ब वुड था, इसके बाद नॉट आया है, फिर हैव आया है। ये गलती होगी कि वुड के साथ आप हैव लिख दें और फिर नॉट लिखें, ये गलत होगी। नॉट जहां है वहीं रहेगा, सिर्फ आप वुड को बाहर ले जाएंगे क्योंकि पहला हेल्पिंग वर्ब वो है इस हिस्से में। वुड हैव, वुड नॉट हैव।
ये है डबल हेड। एक दफा फिर समझिए इसे। ये डबल हेड जो है वो किसी चीज को रखने, आपको याद है ना सिंपल में क्या सीखा था, ये हैज हैव हैड कहाँ लिखने हैं? जहां आप किसी चीज को रखने यानी अपने पास होने का जिक्र करते, तो हम अकेला हैड लिख रहे थे, लेकिन यहां जो रखना का मफहूम देने के लिए डबल हैड इस्तेमाल किया गया है। अगर मेरे पास ये एक बंदूक होती, they would not have attacked me, तो वो मुझ पर हमला न करते। देखो, एक तो हैड क्लियर हो गया, और दूसरे ये भी क्लियर हो गया कि दूसरा हिस्सा जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पहला हिस्सा भी हो सकता है। अगर हम बनाना चाहें तो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन बात वही है कि नॉट अपनी जगह रहेगा और पहला हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर चला जाएगा। दे वुड नॉट, ये यही रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये इससे बाद आएगा। यहां वुड दे है, इसी तरह सवाल बनेगा। अगर आपने सवाल बनाना है इसी फिक्रे को, अगर सिर्फ नेगेटिव नहीं रखना, साथ सवाल भी बनाना है, फिर वही तरीका है कि यहां आप वुड को हटाइए और दे से पहले आ जाइए, सवाल बन गया। अगर इसके बाद जो है अंदर नॉट लग जाता तो ये नेगेटिव था। अगर इसको सवाल बनाना है और नेगेटिव भी रखना है तो नॉट को अपनी जगह रहने दीजिए, वुड बाहर निकाल दें, वो सवाल बना दें। 2-3 बातें क्लियर हो गई। शर्त जो नेगेटिव भी है और हमने देखा कि इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। ये वुड बाहर आ जाए तो ये सवाल बन जाएगा और साथ नेगेटिव भी रह जाएगा। अगर आपने नॉट नहीं लगाना तो छोड़िए, अकेला वुड बाहर आ गया, वुड दे हैव अटैक्ड मी, तो क्या मेरे ऊपर वो हमला करते? सवाल बन गया। If I had read this book, could I not have passed this examination? अगर मैं ये किताब पढ़ लेता तो क्या मैं पास ना हो जाता? कोड हम वुड नहीं लिखते। सकना के मानी हम पढ़ चुके हैं, कैन कोड सकना के मानी देते। तो मैं क्या पास नहीं हो सकता था? सवाल भी बन गया और नेगेटिव भी बन गया। और ये भी देखो कि हर जगह वुड हैव भी नहीं आना, वुड की बजाय कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। और जितने मॉडल्स तुमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी यहां आ सकता है, फिक्रे के मफहूम के मुताबिक। तुम जानते हो, वो मैं तुम्हें बता चुकी हूं। हैड यू हेल्प्ड मी, अगर आपने मेरी मदद की होती, एक्टिव है, ये हिस्सा एक्टिव है। पैसिव भी हो सकता है, अगर ये पैसिव की जरूरत पड़ी पूरी करे तो। क्या जरूरत है पैसिव की? उसमें फाइल भी चाहिए, मफूल भी चाहिए। अगर सिर्फ फाइल है फिर नहीं ये पैसिव बनेगा। ये याद रखिए कि पैसिव ये बन तो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत ये है
कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो। आ जाती कोई मिसाल आ जाती है, हैड यू हेल्प्ड मी, ये गौर करें, यहां हैड जो है इसके बगैर आया है। इसकी ग्रामर इजाजत देती है कि अगर आप आई नहीं लिखते तो आप सिर्फ हैड से फिक्रा शुरू कर जाते हैं। यह भी शर्त है, इसकी सारी स्ट्रक्चर जो है फिक्रे की वो देखें, कंडीशन वाली है, शर्तिया वाली है। सिर्फ हैड जो है वो हमने पहले लिख दिया। इफ की बजाय हैड यू हेल्प्ड मी, हम यूं भी कह सकते हैं, इफ यू हैड हेल्प्ड मी। अभी फुड़ाइए, हैड यू हेल्प्ड मी, ये भी तरीका है माजी की शर्त का कि हम हैड से भी बात शुरू कर सकते हैं। इफ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग अभी इफ ही इस्तेमाल करें जब अगर को देखें ना, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अभी इफ ही लगा के जो है वो समझने की कोशिश करें कि ये कंडीशनल फिक्र है। जब आपको इस पर दस्तरस हो जाएगी तो फिर आप दोनों तरीकों में से कोई तरीका इस्तेमाल कर लीजिए। हेड को बाहर लिख दें या अंदर लिख दें, ग्रामर तुम्हें दोनों तरह इजाजत देती है। हैड यू हेल्प्ड मी, अगर तुम मेरी मदद करते। इफ आई हैड कम टू यू, यहां दूसरा हिस्सा जो है ये इधर आ गया, हम वो वुड वाला हिस्सा, वुड यू हैव हेल्प्ड मी, क्या तुम मेरी मदद करते। देखें हम फिक्रा वुड से शुरू कर रहे हैं, इफ से नहीं कर रहे। मैं कहा था ना कि आप चाहें तो दूसरा हिस्सा पहले भी लिख सकते हैं, उसकी ये मिसाल है। वुड यू हैव हेल्प्ड मी, क्योंकि अब हैड नहीं आएगा, वुड के साथ हैड आ ही नहीं सकता, वुड के बाद हैव आएगा। हेल्प्ड मी इफ आई हैड कम टू यू। अब इफ का जो आखिर में हम ला रहे हैं, पहले नहीं ला रहे, जो इसकी आम तरतीब है वो यही है कि इफ वाला हिस्सा पहले लिख लें। इब्तदा में आप यही करें, जिसको अगर लगा हुआ है उसको इफ लगा के पहले फिक्रा वहां से शुरू करें। इफ वाले हिस्से को आप पहले लिखें। इज दैट क्लियर? दूसरा हिस्सा उसके बाद आ जाए। बातें दोनों में बता दी हैं, लेकिन इसमें पेचीदगी नहीं है कोई। मैं बता रहा हूं कि आप फिलहाल इफ को पहले हिस्से में लिखिए, जैसे उर्दू में है, अगर आपने मेरी मदद की होती, इफ यू हैड हेल्प्ड मी, फिर वुड वाला हिस्सा लगाइए। गलती का अमकान कम रह जाता है। ज़्यादा सादा हो गया तो आप कम गलती करेंगे। इब्तदा आगे जूं जूं चलेंगे और एक्सीलेटर पे पाँव जो है वो दबाते जाएंगे और कार की रफ्तार तेज़ होती जाएगी, तो आपको ज़्यादा फिक्रमंद होने की फिर क्यों ज़रूरत नहीं। आपकी मशक काफ़ी हो चुकी है और अब आप जो है ज़रा खुल के खेल सकते हैं, खुल के चला सकते हैं।
यही ग्रामर है। मैं पहले कह चुका हूं कि ग्रामर के उसूल आपको लिखना सिखाना चाहते हैं अंग्रेजी, मत समझिए कि ग्रामर अपनी जात के लिए पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती। ग्रामर हम लोगों के लिए जिनकी जुबान, मादरी जुबान इंग्लिश नहीं है, हमारी मदद कर रही है इंग्लिश सिखाने में। ग्रामर बराए ग्रामर गलत। हम ग्रामर से वो मदद ले रहे हैं जो हमें और किसी से नहीं मिल सकती। हमारे घर में सब पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं। पुराने ख्याल का हमारा घराना है, कोई दूसरी पढ़ा हुआ है, कोई चौथी पढ़ा हुआ है, कोई पांचवी पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी किसको आती है? जिसने एमए इंग्लिश किया है। ये आप खूब जानते हैं कि एमए इंग्लिश कितनों ने किया है। तो आप 7-8 जो है अफराद घर के जब बैठे होंगे और अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे तो वो हंस रहे होंगे कि इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, ये मुफ्त के हमारे पे रोब डाल रहा है, या ये वैसे अहमक है, इसका दिमाग खराब हो गया, चलो डॉक्टर को दिखाओ इसे। ये सूरत बनेगी। इसलिए वो तरीका आपके लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे स्कूल और कॉलेज बनाए हुए हैं जिन्होंने कि वो अव्वल से ही, जमात अव्वल से ही अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अंग्रेजी की समझ जो है वो आपकी 5वीं 6ठी जाके जो है ना उसमें आना शुरू होगी। जो है हमने जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ा है, 6ठी जमात से अंग्रेजी शुरू करते हैं, 5वीं तक कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। हम ABC जो है वो स्कूल की 6ठी जमात में जो है वो पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आपने पहले कुछ पढ़ा है 6ठी से तो अच्छा है, वो आगे काम आ जाएगा। लेकिन मैं बता चुका हूं कि हम बहुत देर 6ठी से पढ़ते रहे। अब मैं सुना है कि पहली में भी अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दी है उन्होंने, तो ठीक है। अगर उनके पास इतना वक्त है और स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि वो काफ़ी महंगे महंगे स्कूलों में जा सकें जहां उस्तानियाँ MA पास से कम कोई भी नहीं है, तो फिर और बात है। लेकिन इस तरीके पर सारे तो इस अमल नहीं कर सकते। हमारे हाँ तो 80% लोग जो हैं वो वैसे ही तालीम से कटे हुए हैं, उन्हें तो रोटी की पड़ी रहती है और उनको रोटी कपड़ा मकान जो है उसके वादे दे के भुट्टो जैसे लोग जो हैं वो बेवकूफ बनाते हैं। ओके, इफ यू गो देयर, अगर आप वहां जाएं, अब हम फ्यूचर पे आ गए। पास्ट की मुख्तलिफ शक्लें आपने देखी हैं। पहला हिस्सा एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, नेगेटिव